की ताखीर करते हुए आगे बढ़ाने जा रहे हैं इस आशार के साथ कि पांव में है जंजीरें और जुमा पे ताले हैं। आज न जाने हम उनसे क्या कहने वाले हैं। कल तलक हजारों की किस्मतें खरीदी थी, आज उन हवेलियों के दाम लगने वाले हैं। लिहाजा मैं इन्हीं अशार के साथ दावत देना चाहता हूं हमारे जनाब साहब पठान साहब को, वो आए और हमको खिताब करें। देखो देखो कौन आया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा शेर हिंदुस्तान हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे हैदराबाद से आया हुआ डेलीगेशन, हमारी मुस्लिम लीग की बहन फरज शेख, तमाम जो हमारे समर्थन में आए हुए हमारे भाई, दीगर पार्टियां, सामने मौजूद मेरे बुज़ुर्ग, मेरे नौजवान भाइयों और घरों पे बैठी मेरी पर्दा नशी माँ बहनें, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे भाइयों, मैं आज आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पर आज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने आए हैं। आप लोगों ने इस पल का, इस दिन का पिछले 10-12 सालों से इंतज़ार किया है, तो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं चंद बातों से, देखिए, मैं जब से इलेक्शन शुरू हुआ है, ऐसे तो मैं मेरे शहर की गलियां गलियां घूमता था, हर मुद्दों पे मैंने आवाज़ उठाई है। हर एक चीज़ के लिए जो मुझे लगा कि गलत हो रहा है मेरे शहर के साथ, मैंने उसके लिए आवाज़ उठाई है। और आपने देखा है कि आप लोगों के लिए आवाज़ उठाना, आप लोगों के लिए बात करना, मेरे शहर के हक के लिए बात करना कितना चुभता है, सामने वालों को कितना चुभता है। और जिसके लिए मुझे बेकसूर होने के बावजूद भी मुझे 34 दिन जेल रखा गया, मुझे बेकसूर होने के बावजूद भी आज वाहिद हिंदुस्तान के अंदर मैं वो अकेला शख्स हूं जिस पे 2 सालों के अंदर 2 झूठे केस बने और सिर्फ उन्हीं 2 केसों की वजह से मुझे शहर बदर कर दिया गया। मेरे सामने शर्तें रखी गई कि तू ये कब्रिस्तान के बारे में बोलना बंद कर दे, तू वो जो तालीमी इदारे हम लोग कब्जा कर रहे हैं उसके बारे में बोलना बंद कर दे, तू ये जो स्टेडियम प्राइवेट किया जा रहा है इसके बारे में बोलना बंद कर दे, तू वो जो लाइब्रेरी की जगह हम बेच रहे उसके बारे में बोलना बंद कर दे। तू आज इतनी बड़ी आबादी है हमारे शहर की, लेकिन हमारे शहर में एक भी खेल का मैदान नहीं छोड़ा इन लोगों ने। जो एक खेल का मैदान बचा है तो उसके लिए जो बोल रहा है उसके बारे में बोलना बंद कर दे और हमारी शफों में आके खड़े हो जा, नहीं तो तू शहर बदर कर दिया जाएगा। जब मैंने उनकी बात नहीं मानी, मैंने उनसे कहा कि मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही हूं और ये जमात, ये मेरी जमात है, मैं इस जमात से जुड़ा हूं और मैं इस जमात से इसलिए नहीं जुड़ा कि मैं मेरे शहर का सौदा करूं और पैसा बनाऊं। मैं जूते की नोक पे रखता हूं तुम्हारी इन पैसों को, इन दौलत को। तुम मुझे शहर बदर करोगे, मैं शहर बदर होके जाऊंगा और फिर पलट के आऊंगा और मेरे शहर के लिए आवाज उठाऊंगा। और आपने देखा जो वादा मैं करके गया था इस जालिमाना कंपनी टोरेंट के खिलाफ, आपको याद होगा 2019 में ही टोरेंट को हमारे शहर में लाया जा रहा था। आपने देखा कि 2019 में मैं वही साहब पठान था जिसने 3 दिन की भूख हड़ताल करी एम गेट पे, मोमुरा स्टेशन के एम गेट पे, और इस टोरेंट कंपनी को इस शहर में आने से रोका। आपको याद होगा ना, पॉलिसी मेकर, महाराष्ट्र के इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी मेकर आए थे मेरी भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए। उन्होंने वादा किया था, उन्होंने वो वादा मुझसे नहीं, मेरे शहर की आवाम से वादा किया था, जब तक इस आवाम से कोई यानी मीटिंग नहीं होगी, कोई फैसला नहीं होगा, हम टोरेंट को नहीं आने देंगे। उसके बाद मुझ पे झूठा केस बनाया गया, मुझे शहर से बाहर किया गया। 2019 में एमएलए के इलेक्शन आए, यहां पर इलेक्शन हुआ। यही जो आज का मौजूदा विधायक था उसने 2019 में हर जगह जा करके लोगों से ये कहा कि एक बार मुझे मौका दे दो, मैं टोरेंट को इस शहर में नहीं आने दूंगा। और आज यही वो एमएलए आपसे झूठ बोलता फिर रहा है कि टोरेंट मैंने नहीं लाया, टोरेंट बीजेपी ने लाई। आपने सुना है ना उसका, क्या बोल रहा है वो, टोरेंट मैंने नहीं लाया, टोरेंट बीजेपी ने लाई। मैं आज आपको सच बताने आया हूं। आपको याद होगा 2019 में वो यहां से एमएलए बना, मेरे भाइयों जवाब दीजिए, वो एमएलए बना 2019 में, एनडीए की सरकार बनी, 2019 में एनडीए की सरकार में ये मिनिस्टर बना,
2019 में एमबीए की जो सरकार बनी वो 2.5 साल रही, 2.5 साल ये मिनिस्टर रहा। टोरेंट कब आई हमारे शहर में? टोरेंट 2020 में आई। कब आई? 2020 में। तो क्या आपको ये जो झूठ बोल रहे कि टोरेंट मैंने नहीं लाया, आपको यकीन होता है इसकी बातों पे? चंद कमीशन खोरी, बस कुछ चंद पैसों के लिए, जैसा कि अभी मेरी बहन बता रही थी कि 6 पैसा पर यूनिट के पीछे के लिए इसने आज मेरे शहर को बर्बाद कर दिया। आप यकीन माने ये मिनिस्टर बना, इसने टोरेंट की मांगनी की, ये जानता था टोरेंट यहां आएगी। इस शहर में जो लोग रहते हैं वो 70% आबादी हमारी बिलो मिडिल क्लास है, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, वो इसके बिलों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आज आप देखते हो हमने वो 3 दिन की भूख हड़ताल क्यों की थी? आप जानते हो, हमने भिवंडी का हाल देखा था। हमने देखा था किस तरीके से टोरेंट, वहां पर जो हमारी लूम इंडस्ट्री थी हमारे भाइयों की, किस तरीके से वो बंद कर दी गई। हमारी लूम इंडस्ट्री टोरेंट की वजह से बंद हुई। हमने उसके लिए भूख हड़ताल की थी। हम जानते थे कि भिवंडी में कितने लोग हमारे आज भी जेलों में बंद है, सिर्फ ये टोरेंट की वजह से, क्योंकि ये केस बनाएगी। ये पहले तो ज्यादा चार्जेस लेगी, उसके बाद हमारे लोगों पे केस बनाएगी। हमने इसके लिए भूख हड़ताल की थी। और इस विधायक ने मिनिस्टर बनते ही साथ इसे चाहिए था कि इस टोरेंट कंपनी को रोके, लेकिन इसने टोरेंट कंपनी को यहां पर लाया। तो क्या आप इस विधायक को वापस मौका दोगे? इस विधायक को वापस मौका दोगे? जब से प्रचार शुरू हुआ मैंने मेरी सभाओं में ऐलान किया कि आप मुझे एक मौका दीजिए। ये भले से इसका कॉन्ट्रैक्ट 20 सालों का है, आप मुझे एक बार भरोसा करके मौका दीजिए। आपने इसे 3 बार मौका दिया है। इसने पहली बार हमारी स्कूलों की जगह बेची, दूसरी बार मौका दिया इसने हमारा कब्रिस्तान बेचा, हमारे लोगों को दलदल में दफनाया, तीसरी बार इसे मौका दिया इसने टोरेंट लाई, आज हमारी तालीमी इदारों की जगह बेच रहा है। आप मुझे एक बार मौका दीजिए, इंशाअल्लाह ताला आने वाले 6 महीने साल भर के अंदर टोरेंट का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कराऊंगा, टोरेंट को वापस कर दूंगा। उसके बाद इसने अपनी सभाओं में बोलना चालू किया, नहीं मुझे मौका दीजिए, मैं जीतूंगा, मेरी सरकार बनेगी और मैं टोरेंट का मीटर चेंज कराऊंगा। आप सोचे, उसकी सरकार बनेगी और वो टोरेंट का मीटर चेंज कराएगा। और मैं मजलिस से हूं, मैं एमआईएम से हूं, ये सरकार में जाएगा और ये टोरेंट का मीटर चेंज कराएगा। अरे मैं एमआईएम से हूं, मुझे सिर्फ एमएलए बनाओ, इंशाअल्लाह ताला मैं टोरेंट चेंज कराऊंगा। सोचो कौन ज्यादा पावरफुल है, आप जरा सोचे। और ऐसा नहीं है, आज मजलिस आपने देखा, मैं मेरे हॉकर्स भाइयों के लिए लड़ता हूं ना, आपने देखा आज मेरे रिक्शा वाले भाइयों के लिए लड़ता हूं ना, मैं शहर के रोजगार के लिए लड़ता हूं ना। तो इसको बोले टेंशन लीजिएगा नहीं, अगर मैं जीता, टोरेंट हटी तो तू बेरोजगार नहीं रहेगा। इंशाल्लाह टोरेंट का मीटर चेंज करने का कॉन्ट्रैक्ट तुझे दिलाऊंगा, मैं किसे बेरोजगार नहीं रहने दूंगा, मैं तुझे भी कॉन्ट्रैक्ट दिलाऊंगा। आप सोचो पिछले 15 सालों में मेरा शहर किस तरीके से आज पिछड़ा होता चला गया। क्या आप नहीं देख रहे? आज मैं जगह जगह जा रहा हूं, जहां जहां मेरी माँ बहनों से मिल रहा हूं, हर किसी सिर्फ एक ही शिकायत है और एक ही मुझसे अर्ज कर रहे कि साहब भाई, हमारे बच्चे 2-2 किलोमीटर दूर जाकर के, वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का स्कूल 2-2 किलोमीटर दूरी पे, 3-3 किलोमीटर दूरी पे, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। जो अभी मेरी बहन ने बताया, लॉकडाउन के बाद जो ड्रॉप आउट रेट बढ़े हैं यहाँ पर, करीबन लॉकडाउन के बाद से यहाँ पर 4,500 बच्चों को ड्रॉप आउट कर दिया गया, क्योंकि उनके माँ बाप फीस नहीं भर पा रहे। उनके या तो वो एक बच्चे की फीस भर रहे हैं और एक बच्चे की फीस के पैसों से टोरेंट का बिल भर रहे हैं। तो क्या ये सही हो रहा है मेरे शहर के साथ? सोचे, आज मुझे कंप्लेंट आती है कि साहब भाई, अगर आप लोग इख्तियार में आए, हमने अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का काम देखा है, हमने देखा है किस तरीके से आज हैदराबाद में बच्चों को तालीम दी जा रही है, किस तरीके से आज आलीशान स्कूलें बनाई जा रही है और वहां पर बच्चों को फ्री तालीम दी जा रही है। साहब भाई, अगर आप इख्तियार में आए तो प्लीज और प्लीज हमारे यानी शहर के अंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के स्कूल बनाइएगा। साहब भाई, जगह जगह पे स्कूल्स बनाइएगा। मैं यकीन जानो, मैं ये स्टेज पे खड़े होकर के मेरे लिए चुनावी जुमले नहीं टोरेंट हटाना, ये मेरे लिए चुनावी जुमले नहीं स्कूल बनाना, तालीमी इदारे बनाना, और मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। आज मेरे शहर के अंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, गवर्नमेंट्स की तरफ से इतने रिजर्वेशन पड़े हुए स्कूलों के, कॉलेजों के, मुझे बस इनके हलक में हाथ डाल करके इनके कब्जे से वो बाहर लाना है और वहां पे तालीमी इदारे बनाना है। आप यकीन जाने,
एक मौका दीजिएगा मुझे सिर्फ एक 5 साल देके देखिएगा। अरे अगर ये 5 सालों में आपका काम नहीं हुआ ना, तो अगली बार मैं खुद ये स्टेज पे नहीं रहूंगा। मैं आपसे ये अर्जी नहीं करूंगा, मैं इसकी तरह आकर के आप लोगों से गिर के आंसू बहा करके मैं यहां से आप माफी नहीं मांगूंगा। जैसा आज ये फिरता है ना, आज ये घूमता फिर रहा है। अभी यहां पर जो सामने यहां से स्ट्रेट जो 32 एकड़ है, आप सोचे आपके वोटों से 2019 में ये जीता, आपके वोटों की ताकत से ये हाउसिंग मिनिस्टर बना। हाउसिंग मिनिस्टर बनने के बाद यहां पर जो आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए 32 एकड़ अर्बन डेवलपमेंट की तरफ से जो रिजर्वेशन आया था, उन 32 एकड़ की जगहों पे 2021 में आपने देखा है ना, मैंने एग्रीमेंट दिखाया था। मैं यहां से कलेक्टर ऑफिस पे जाकर के धरना प्रदर्शन किया था और वहां से रजिस्ट्रेशन ऑफिस से लाया हुआ मैंने आरटीआई के थ्रू के एग्रीमेंट दिखाया था। बड़े अफसोस के साथ मुझे बताना पड़ता है कि आपने जिसे वोट दिया, आपने जिसे यानी एक मौका दिया, वो हाउसिंग मिनिस्टर बनता है और उन्हीं मिनिस्ट्री के अंडर में आने वाली चीजों को वो अपने पार्टी के अध्यक्ष के हाथों बेच देता है। आप सोचो कि आज वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का प्रोजेक्ट लाने की कोशिश की जा रही है। आप जरा इमेजिन करिए, तस्वुर करिए, अगर 13.5 एकड़ का कॉलेज मेरे शहर में बन जाता, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से 13.5 एकड़ का कॉलेज मेरे शहर में बन जाता, मुझे यकीन जाने मुझे इतना फख्र महसूस होता। सिर्फ 13.5 एकड़ का कॉलेज बोले तो एक यूनिवर्सिटी, जहां अलग अलग यानी कहीं पे मेडिकल कॉलेज होते, उसमें सैकड़ों बिल्डिंग बनती, वहां इंजीनियरिंग कॉलेज होते, वहां अलग टेक्निकल फील्ड्स के कॉलेज होते, हमारी बहनों के लिए वहां पर अलग से गर्ल्स कॉलेज होते। आप सोचे वो आज बेच रहा है। अगर वो बन जाता तो सिर्फ और सिर्फ मेरे शहर के बच्चे नहीं, इस शहर के आसपास रहने वाले जितने भी हमारे सराउंड में गांव हैं, सबके बच्चे फ्री तालीम हासिल कर सकते थे। क्या आप नहीं चाहते वो कॉलेज आपको मिले? क्या आप नहीं चाहते कि वहां पर आपके बच्चे तालीम हासिल करें? एक बार मजलिस को मौका दीजिएगा। आपने इसका 15 साल का करप्शन देखा है, आपने हमारे 12 साल का संघर्ष देखा है। मेरी बहन सही कह रही थी, इस बार लड़ाई एनसीपी वर्सेस एनसीपी में नहीं है, इस बार लड़ाई करप्शन वर्सेस संघर्ष में है। और आप लोग सोच के फैसला कीजिएगा, आप लोगों को किसको चुनना है। क्या आप उसको चुनोगे जो आपके बच्चों का तालीमी इदारा बेच रहा है? क्या आप उसको चुनोगे जो टोरेंट जैसी कंपनी ला करके आपके घरों के जेवर बिकवा रहा है? क्या आप उसको चुनोगे जो आपके शहर में आई हुई लाइब्रेरी की जगह बेच रहा है? क्या आप उसको चुनोगे जो आपके शहर का हॉकर जोन बेच रहा है? मेरे भाई, तो सोच के फैसला कीजिएगा। अभी एक नया आया है हमारे शहर में, आपने देखा ना, अभी 3 महीना पहले 4 महीना पहले एक नई एंट्री हुई है। हम लोगों ने उनका नाम रखा है, ये जो दोनों है ना, तारा और सितारा है। ये अलग नहीं है, ये तारा और सितारा है। 15 साल पहले जब इस शहर में कोई इसे नहीं जानता था ना, तब ये सितारा नहीं लेकर आया था ना कि तारा अच्छा आदमी है, इसको मौका दीजिए। आप समझ रहे मैं तारा किसे कह रहा हूं? हमारे विधायक को। तो बताओ सितारा कौन हुआ? कौन हुआ? नजीब मुल्ला नहीं, बोलो भाई, बीजेपी वाला, कमल के फूल वाला। सितारा कमल के फूल वाला हुआ। मेरी बातों को आगे लेके जाने से पहले आपसे कुछ सवाल पूछता हूं और ये सब सच में जवाब दीजिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे वोट दो, कल मैं मस्जिदों पे हमले करवाऊंगा, आप मुझे वोट दोगे? मैं अगर आपसे कहूं मुझे वोट दो, कल मैं बुजुर्गों पे हमले करवाऊंगा, तो क्या आप मुझे वोट दोगे? मैं आपसे कहूं कि आज मुझे वोट दो, कल मैं तुम्हारे घरों पे बुलडोजर चलाऊंगा, तो क्या आप मुझे वोट दोगे? तो किस मुंह से ये थाना से, राबोड़ी से आकर के कह रहा है कि मैं बीजेपी से आया हूं, मुझे वोट दो और मुझे ताकत दो ताकि मैं तुम्हारे घरों पे तुड़वा सकूं, मैं मस्जिदों पे हमला करवा सकूं। क्या हमारे शहर के लोग ऐसे लोगों को वोट देंगे? आप जानते हैं ना वो बीजेपी पार्टी से, क्या हमारे लोग उसको वोट देंगे? अरे मुझे बोलना नहीं चाहिए। मेरी एक बहन मुझे एसएमएस कर रही है, मुझसे कल से इल्तिजा कर रही है, थाने में राबोड़ी में रहती है। अभी मेरी बहन ने जमील शेख का यहां पर जिक्र किया ना, वो मुझसे इल्तिजा कर रही है कि मुझे अकबर साहब के पास एक बार खड़ा करा दीजिए, मुझे इंसाफ दिला दीजिए। बड़ा अफसोस होता है मुझे। मैंने 2 दिन पहले जब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जिस तरीके से वो बिलबिला रही थी कि इसने मेरे शौहर को मरवा दिया,
आप सोचो कि हम ऐसे को वोट देंगे जो आकर के आपके नौजवानों को मरवा दे यहां पर? क्या हम ऐसे को वोट दोगे जिसके वजह से हमारे शहर के बिल्डर लोग सुसाइड करें? क्या हम किसी मर्डरर को वोट देंगे? तो किस मुंह से ये हमारे शहर में आके वोट मांग रहा है और किस मुंह से हमारे शहर के चंद लोग जो फिरका परस्त सोचों के आगे झुक गए, वो किस मुंह से यानी आकर मांग रहे? याद रखिए, जितने नगर सेवक आज इसके साथ वोट मांग रहे ना, उनका चेहरा याद रखिएगा। वो इसके लिए वोट नहीं मांग रहे, वो बीजेपी के लिए वोट मांग रहे। और आने वाले 2 से ढाई महीने बाद कॉरपोरेशन के इलेक्शन है, जब ये वोट मांगने आएंगे ना, तो इनको अपने घरों से बाहर ला करके एक फूल दीजिएगा और बोलिएगा ये कमल का फूल जो तू हमारे घर में खिलाने आया था ना, ये वापस लेके जा। इनके चेहरे याद रखिएगा। ये सब बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, ये हमारे शहर का नहीं सोच रहे। अगर ये हमारे शहर का सोचते तो ये आपको बोलते कि इनको वोट मत दीजिए। जैसा मैंने भी शुरुआत में कहा कि तारा और सितारा अलग नहीं है। इनको जब पता चला, एमपी इलेक्शन गुजरा ना अभी यहां से, एमपी इलेक्शन में मेरे शहर ने कितना वोट किया आप जानते हो? 1,20,000 1,20,000 वोट पड़े मुमरा शहर से। मैं मुमरा कलवा नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ मुमरा बोल रहा हूं। मुमरा से 1,20,000 वोट पड़े। उसमें से जो यहां का मौजूदा एमपी था, जिसके 2 टर्म्स गुजर चुके थे, पावरफुल एमपी था, मौजूदा सीएम का लड़का था, लेकिन मेरे शहर ने, मेरे भाइयों ने नकार दिया। सिर्फ उसे यहां से 13,000 वोट मिले और 1,07,000 वोट इसलिए उसके खिलाफ पड़े क्योंकि वो बीजेपी के साथ था। ये मेरे शहर की ताकत है, ये मेरी शहर की एकता है। अरे मेरे भाई, आपने 1,03,000 उसमें से एक ऐसे शख्स को दिया जिसको आप जानते भी नहीं हो। आपको पता है, आप बता सकते हो कि 1,03,000 वोट हमने किसको दिया? कोई जानता है उसका नाम? सिर्फ हमने इसके लिए दिया कि हम एक होकर के वोट करना चाहते थे। हम बीजेपी फिरका परस्त ताकतों को यहां पर नहीं लाना चाहते थे। तो आज आपके पास उससे बड़ा मौका है। शायद उस वक्त एमपी के इलेक्शन में मेरा शहर डिसाइड नहीं कर सकता था कि हम क्या जिता सकते हैं या नहीं जिता सकते, लेकिन आज आप जिता सकते हो। देखिए, कोई मीडिया वाला ये सच आपको नहीं बता रहा है जो मैं बताने जा रहा हूं। मैं बस ये आपको कैलकुलेशन बता करके मैं यहां से अलविदा लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के इंतजार में है। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ इतना समझिए, इस बार मौका है मेरे शहर के पास। मुमरा और कलवा, ये दोनों शहर मिलाकर के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इस शहर में 4,80,000 वोट है आज। इन 4,80,000 वोट्स में से 2,10,000 वोट्स कलवा के हैं, 2,10,000 वोट्स कलवा के हैं और 2,70,000 वोट आपके हैं, मेरे शहर के हैं। आप अगर 50-50% वोटिंग्स को भी पकड़ोगे ना, तो भी वहां पर 1,52% पकड़ते 1,10,000 वोट होंगे कलवा में। यहां पे हम अगर 52 पकड़ते हैं तो 1,40,000 वोट होंगे। आप बताएं, 1,10,000 ज्यादा है या 1,40,000? क्या ज्यादा है, मुमरा ज्यादा है या कलवा? आप सोचो, वहां 1,10,000 में कोई आपको नहीं बता रहा है। ये दोनों जो इतनी हवा बना रहे पैसे के बल पे, अरे मैं इनको बोलना चाहूंगा, पैसे दे करके रैलियां निकालना, अपनी सभाओं में पैसे पे लोगों को बिठाना, उनके लिए सभाओं में काना रख करके उनको बिठाए रखना और ये दिखाना कि ये हमारे लोग हैं, इससे वोट नहीं मिलते। वोट मोहब्बत से आई हुई पब्लिक से मिलते हैं। और आज अगर तुझे देखना है तो यहां आकर के देख कैसे बिना पैसे के मोहब्बत में पब्लिक आती है। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जो पब्लिक यहाँ, जो लोग आवाम यहाँ जमा है, इंशाअल्लाह ताला वो इस बार इसी एकता के साथ वोट करेगी। 2020 तारीख 20 नवंबर को 9 नंबर के बटन पे पतंग के निशान पे वोट करेगी। 23 को मेरा शहर जश्न मनाएगा ढोल और ताशों के साथ। और मैं दोनों हाथों से, इन दोनों हाथों से, एक तरफ राबोड़ी वाला, एक तरफ विवियाना वाला, इंशाअल्लाह ताला 23 तारीख को दोनों को थाना छोड़कर आऊंगा। अब इस शहर में हिस्सेदारी वाला नहीं चलेगा, इस शहर में हकदार वाला चलेगा। हकदार, क्या मेरा हक नहीं है आपके वोटों पे? क्या मेरा हक नहीं है आपके वोटों पे? क्या मेरी जमात का वोट नहीं है आपके, हक नहीं है आपके वोटों पे? मैं जो कैलकुलेशन बता रहा था पहले उस पे आते। आप सोचे, मैं सच बता रहा हूं, आप लोग गूगल सर्च करिए, 11 उम्मीदवार है मेरे शहर में,
इस बार इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसमें से 8 उम्मीदवार कलवा से है। कलवा से जहां पर 1,10,000 वोट होने हैं, वहां पर एनसीपी शरद पवार गुट का उम्मीदवार है, वहां पर एनसीपी अजीत पवार गुट का उम्मीदवार है जो बीजेपी का सहयोगी पार्टी है, वहां पर मनसे का उम्मीदवार है, वहां पर वंचित बहुजन आघाड़ी का उम्मीदवार है, वहां पर भाजपा का उम्मीदवार है, वहां पर महाराष्ट्र निर्भय पार्टी का उम्मीदवार है, और ये सब लोकल है वहां के। इनमें से कोई भी बुमराह का नहीं। वहां एक आजाद उम्मीदवार मेरी बहन है, वो भी लोकल है वहां पर। और फिर आपका भाई MIM का है। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि कलवा से क्या होगा, अगर उन्होंने कल की मेरी सभा देखी होगी कलवा में, तो अंदाजा लगा लो कि हम भी 10,000 से ऊपर ही लेकर आ रहे कलवा से। यहां पर 8 जन में वोट बंटने वाले। और मुमरा में अभी आप जवाब दीजिए, क्या आप आपका कब्रिस्तान चोरी करने वाले को वोट दोगे? स्लॉटर हाउस चोरी करने वाले को वोट दोगे? आपके बच्चों की तालीमी इदारों की जमीनों को चोरी करने वालों को वोट दोगे? टोरेंट लाने वाले को वोट दोगे? बंटी तू गया। दूसरा मुझे बताए, आपके मस्जिदों पे हमला करने वाली पार्टी को वोट दोगे? आपके घरों पे बुलडोजर चलाने वाली पार्टी को वोट दोगे? हमारे बुजुर्गों पे ट्रेन में गोली चलाने वालों को वोट दोगे? हमारे भाइयों की खूनरेजी करने वाले को वोट दोगे? सितारा तू भी गया। अब बचा कौन? मनसे को या कोई मनसे चाहेगा? ये भी गया। वंचित बहुजन आघाड़ी को बोलो, वंचित बहुजन आघाड़ी को। अरे मैं उस वंचित के कैंडिडेट को बताना चाहता हूं, देखो मेरे भाई लोग आए, आज हमारे जय भीम भाई लोग आए हमें समर्थन करने। आप देखो इंशाअल्लाह ताला आपके वोट भी हम ले रहे हैं मुमरा में। कोई वंचित को देगा, कोई बीएसपी के कैंडिडेट को देगा लोकल को, कोई वो महाराष्ट्र निर्भय पार्टी के कैंडिडेट को देगा, कोई यानी वो आजाद उम्मीदवार जो उधर से उनको देगा। फिर बचे कौन? मजलिस। ये 1,40,000 वोट में सिर्फ 2 के बीच में मुकाबला है। एक वो जो कब्रिस्तान चोरी करता है, स्लॉटर हाउस चोरी करता है, रिजर्वेशन की जमीन चोरी करता है, उसके पैसा बनाता है, टोरेंट से पैसा बनाता है उसका। और दूसरा वो जो बेगुनाह होने के बावजूद भी हमारी नस्लों का सौदा ना हो जाए इसलिए शहर बदरी काटता है और जेल चला जाता है। तो इस बार वोट डालते वक्त बड़ा सोच के फैसला कीजिएगा। ये 1,40,000 में से अगर हम इनमें से कोई पार्टी को वोट नहीं देंगे तो हम हमारी क़यादत को इस शहर में खड़ी कर सकते, हम MIM को यहां पर जिता सकते। अरे मेरा क्या हक नहीं आपके वोटों पे? क्या मेरी पार्टी का हक नहीं आपके वोटों पे? आज जब भी ऐवानों में कोई ऐसा बिल आता है पास करवाने के लिए तो सबकी नजर मेरे सदर पे होती है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पे होती है कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। होती है ना? सब लोग टीवी चालू करके बैठते कि असद साहब क्या बोल रहे देखेंगे ना। जब सीए का मामला है तो असद साहब, जब एनआरसी का मामला है तो असद साहब, जब ट्रिपल तलाक बिल का मामला है तो असद साहब, जब यानी आपके शहर में कब्रिस्तान का मामला है तो सैफ पठान, जब आपके शहर में तालीमी इदारों का मामला है तो सैफ पठान, तो जब वोट की बात आए तो असद साहब, अकबर साहब, इम्तियाज भाई और सैफ पठान क्यों नहीं मेरे भाई? सोचो, आपको इस बार 20 तारीख के दिन इतिहास रचने का मौका है। आपको इस बार 20 तारीख के दिन अपनी क़यादत खड़ी करने का मौका है। आज शहर देश के जो हालात बने हुए ना, आप बताएं ये फिरका परस्त सोच रखने वाले लोग ये कितना नीचे गिर गए। आज बात नामूसे रिसालत पे चल रही है। जिनकी औकात नहीं वो मेरे हुजूर की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहे। किसके बल पर? इन फिरका परस्त सोचों के बल पर। आप सोचो, जब नामूसे रिसालत की बात आई तो कोई आवाज उठाया? किसने हिम्मत की? किसने हिम्मत की फिर बताओ जो उसके खिलाफ आवाज उठाया? इम्तियाज जलील साहब ने। उनने हिम्मत क्यों की? उनने आवाज क्यों उठाई? क्योंकि हम एक ऐसी जमात से हम लोग जुड़े हुए हैं जो सिर्फ ना हमारे लिए इंसाफ के लिए लड़ती है बल्कि हमारे हक के लिए लड़ती है। और अगर हमारे कौम पे कोई बात हो जाए तो सबसे पहली आवाज हमारी जमात की तरफ से आती है। तो आज इम्तियाज जलील साहब ने नामूसे रिसालत पे आवाज उठाई। हम लोगों ने पूरे यानी सब तरफ से लोग रास्ते पे आए। उसका रिजल्ट आपने देखा, कितना जल्दी सलमान हजारी साहब को रिहा कर दिया गया। आप लोग ताकत बने मेरे भाई। अगर आप लोग ताकत बनोगे ना, इंशाअल्लाह ताला यकीन जानो इस शहर से
इस शहर से कोई, यानी हमारे शहर से कोई जमीनें चोरी नहीं कर पाएगा। आप लोग भरोसा